हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मूड डिसऑर्डर। इससे पहले हमने स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ा है, वो ख़त्म हो गया। उससे पहले हमने बेसिक साइकेट्री पढ़ा था, वो भी ख़त्म हो गया। अब नया चैप्टर मूड डिसऑर्डर, ठीक है। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे मूड डिसऑर्डर। मे बी दो वीडियो में ख़त्म हो जाना चाहिए, अगर दो नहीं तो मैक्सिमम तीन में तो ख़त्म हो ही जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा सेकेंड एंड थर्ड। सो लेट्स स्टार्ट मूड डिसऑर्डर। इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है डिप्रेशन के बारे में, ठीक है। जो अभी सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ अगर कुछ चल रहा है मूड डिसऑर्डर में पूरे वर्ल्ड में, वो है डिप्रेशन, ठीक है। इसमें भी अगर पूछा जाए मोस्ट सीवियर वाला कौन सा है, तो यूनिपोलर डिप्रेशन, हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ के द्वारा सेकेंड मोस्ट प्रिवेलेंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, ठीक है। डब्ल्यू ने जो क्लासीफाई किया है उसके बेसिस पे सेकंड मोस्ट साइकेट्रिक डिसऑर्डर है ये, ठीक है। फर्स्ट है स्पेसिफिक फोबिया। अगर फर्स्ट आपको जानना है तो फर्स्ट है फोबिया और सेकंड है डिप्रेशन। अकॉर्डिंग टू नेहमन्स मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज। अकॉर्डिंग टू नेहमन्स अगर पूछा जाए तो मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर आफ्टर टोबैको, फर्स्ट टोबैको है, टोबैको एडिक्शन, टोबैको अब्यूज, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि न्यूमन्स के बेसिस पे, न्यूमन्स के अकॉर्डिंग सेकंड मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर कौन सा है, तो दैट इज डिप्रेशन। फर्स्ट है टोबैको, सेकंड डिप्रेशन, ठीक है। प्रिवेलेंस अगर इसका देखा जाए तो 5 to 17% है, एवरेज मान लिया जाए तो 12%। फीमेल टू मेल अगर रेशियो देखा जाए तो 2:1, फीमेल में थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा क्या डबल है, 2:1। एज अगर देखा जाए, एज ऑफ ऑनसेट कि कितने एज पे ये ज़्यादा कॉमन प्रेजेंट करता है, तो दैट इज 40 ईयर्स, अराउंड 40 ईयर्स। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन इन, किसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलता है, तो सिंगल में सबसे ज़्यादा देखने मिलेगा, देन सेपरेटेड में देखने मिलेगा, देन डाइवोर्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमें सिंगल में देखने को मिलेगा। सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डाली मीन्स डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, मतलब कि ज़िंदगी भर किसी एक ऐसे डिसएबिलिटी के साथ रहना जिसके साथ हम रहना तो नहीं चाहते, लेकिन उसको हटा भी नहीं सकते, बहुत मुश्किल है हटाना, बहुत मुश्किल है उसको ट्रीट करना, है ना। तो दैट इज कॉल्ड डाली। सेकंड लीडिंग कॉज, ये दूसरा कॉज है जिसके साथ इंसान रहने का आदी हो जाता है, ठीक है। अब कुछ सिम्टम्स हम इसके देखेंगे, कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। इसी के बेसिस पे डिप्रेशन लगभग पूरा क्लासीफाई होगा, ठीक है। तो ये सिम्टम्स देखिए कि सिम्टम्स क्या क्या है। सिम्टम्स का एक न्यूमोनिक है, साइज कैप्स, जिसमें कि 9 अल्फ़ाबेट है, SIGECAPSS, साइज कैप्स। S फॉर सैडनेस ऑफ मूड, फर्स्ट, ठीक है, S। सेकंड है I, इंटरेस्ट लॉस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, मैंने न्यूमोनिक के लिए इसको इंटरेस्ट लॉस किया, इंटरेस्ट का लूज हो जाना। एनहीडोनिया, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। जी फॉर गिल्ट, गिल्ट और फीलिंग बर्थलेसनेस, मतलब सबसे ज़्यादा ही उसको बुरा लग रहा है, सब चीज़ में खराब ही लग रहा है उसको, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। गिल्ट, फीलिंग बर्थलेसनेस। ई, एनर्जी लॉस, बिल्कुल ही एनर्जी नहीं है, बिल्कुल ही वीक फील कर रहा है, फटीग, थका हुआ, ठीक है। सी, कंसंट्रेशन लॉस, कंसंट्रेशन भी लॉस हो चुका है। नेगेटिव थॉट्स प्रिवेलेंट, नेगेटिव थॉट्स उसके ऊपर हावी हो गए हैं, ठीक है। इंक्रीज मीन्स प्रिवेलेंट, यहाँ पे मेरा मतलब है प्रिवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट है ए फॉर एपेटाइट, एपेटाइट लॉस या गेन दोनों ही हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। मोर देन 5% चेंजेस इन 1 month, दैट इज कॉल्ड SWL। SWL का मतलब, SWL का मतलब सिग्निफिकेंट वेट लॉस। अगर एक महीने में 5% से ज़्यादा वेट गेन होता है या लॉस होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट वेट चेंजेस, सॉरी, SWL नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, ये लॉस और गेन तो अलग अलग हो जाएगा। सिग्निफिकेंट वेट लॉस अगर 5% घटता है तो, और 5% अगर बढ़ता है तो फिर उसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट वेट गेन। बट अगर दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा जाए तो हम यहाँ लिख सकते हैं SWC,
सिग्निफिकेंट वेट चेंजेस, SWC, सिग्निफिकेंट वेट चेंजेस, अगर एक मंथ में 5% से ज़्यादा वेट में डिफरेंस देखा जाता है तो, ठीक है। अगर एग्जांपल ले लिए, कोई 60 kg का कोई पेशेंट है, तो 60 kg का 5% कितना होगा, 3 kg। अगर 3 kg का डिफरेंस देखा जाता है एक महीने में, या तो बढ़ता है या तो घटता है, तो दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट वेट चेंज। नेक्स्ट है T फॉर साइकोमोटर एजिटेशन, रिटार्डेशन, साइकोमोटर एक्टिविटी उसका लूज हो गया है, ठीक है, डिसीजन ले नहीं पाता है, कुछ कर नहीं पाता है, साइकोमोटर इलनेस। S फॉर सुसाइडल थॉट, सबसे इम्पोर्टेंट सुसाइडल थॉट, डिप्रेशन के पेशेंट में सुसाइडल तो मतलब एकदम ही डेंजरस भी है और सबसे मोस्ट कॉमन भी आप कह लीजिए, ठीक है। तो हम लोग सुसाइडल थॉट को भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। सुसाइडल थॉट भी 3 तरह के हो सकते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 1 में क्या होता है, डेथ विश। ग्रेड 1 में पेशेंट विश करता है कि काश मुझे मौत आ जाए, दैट इज ग्रेड 1। वो विश करता है, ऐसा मांगता है, भगवान से मांगता है या अल्लाह से मांगता है, जो भी धर्म का पेशेंट है वो अपने मन में ये सोचता है कि काश मुझे मौत आ जाए, ठीक है। ग्रेड 2 मीन्स सुसाइडल विश। ग्रेड 2 में पेशेंट क्या बोलता है कि काश मैं सुसाइड कर पाता, हिम्मत नहीं सुसाइड करने का, लेकिन वो सोचता है काश मैं सुसाइड कर पाता। अब वो मौत का इंतजार नहीं कर रहा है, वो खुद मौत चाहता है, काश मैं ये चीज़ कर पाता और मर पाता, दैट इज सुसाइडल विश। ग्रेड 3 सुसाइडल इंटेंट। ग्रेड 3 में पेशेंट क्या बोलता है कि मैं खुद को मार लूँगा, मैं जा रहा हूँ खुद को मारने, ठीक है। पेशेंट सेज आई वुड बी किलिंग माई सेल्फ, दैट इज सुइसाइडल इंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट एक दो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट। एक और, जैसे ये तो मैंने 9 आपको बताया ना, 9 सिम्टम्स मैंने बताया, इसके अलावा एक दो सिम्टम्स और हैं जो आपको याद रखना चाहिए। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, ये भी स्लीप डिस्टर्बेंस से बढ़ सकता है या घट सकता है, दोनों ही चीज़ उससे। जैसे वेट गेन में मैंने बोला था, एपेटाइट में लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। सेम वे स्लीप डिस्टर्बेंसेस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। यूजुअली अगर देखा जाए मेनली तो डिक्रीज ही होता है, बढ़ता बहुत रेयर केस में है, ठीक है। तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस मोस्टली डिक्रीज्ड। अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया, सुबह में उठ नहीं पाता है, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया। गेटिंग अप लेस देन 2 आवर, सॉरी मोर देन 2 आवर हो गया यहाँ पे, नॉट लेस देन, मोर देन 2 आवर। 2 घंटा लेट उठता है नॉर्मल टाइम पे, और दिन जितने दिन मतलब जैसे पहले पेशेंट उठता था वैसे नहीं उठ पाता, जब भी उठना है उसको 2 घंटे लेट उठता है। क्यों? क्योंकि उसका स्लीप डिस्टर्ब हो गया है, वो घट गया है, वो सो नहीं पाता है ढंग से रात में, तो इसलिए वो नॉर्मल टाइम पे उठ भी नहीं पाता है, दैट इज कॉल्ड अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया। डिफ़िकल्टी इन स्लीप, सोने में भी दिक्कत होती है उसको, जब बेड पे जाता है तो उस टाइम में नींद आने में भी उसको देर होता है, नींद भी नहीं आता है ढंग से, ठीक है। रिड्यूस्ड REM स्लीप, जो हमारे स्लीपिंग का फेज है, REM है, नॉन REM है ना, तो REM वाला जो फेज है वो कम हो गया है, घट गया है, रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू DSM-5 डिप्रेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो देखते हैं। DSM-5 जो अभी ये न्यू आया है DSM-5, उसके अकॉर्डिंग DSM-5 क्या कहती है कि जो भी हमने 9 सिम्टम्स ऊपर पढ़ा है उसमें से 5 होने चाहिए। 5 सिम्टम्स शुड बी प्रेजेंट, 5 तो भाई होने ही चाहिए अगर डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनाना है तो। 5 में से भी एटलीस्ट 1, एक ऐसा होना चाहिए, शुड बी ऑफ फर्स्ट 2, पहले 2 में से एक कोई तो होना चाहिए। पहला 2 क्या था, देखिए पहला 2 क्या था, सैडनेस ऑफ मूड या इंटरेस्ट लॉस, इन दोनों में एक तो होना ही चाहिए, ठीक है, तभी डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनेगा। टोटल ओवरऑल 5 होने चाहिए और उस 5 में से एक कोई ऐसा होना चाहिए जो सैडनेस ऑफ मूड या लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है।
नेक्स्ट, एट लीस्ट 2 वीक्स ऑफ ड्यूरेशन, कम से कम 2 वीक तक के लिए ये चीज़ होना चाहिए। 4 दिन पे डायग्नोसिस नहीं बनेगा, 5 दिन पर नहीं बनेगा, 1 वीक पे नहीं बनेगा। एटलीस्ट 2 वीक्स ऑफ ड्यूरेशन पे ये 5 सिम्टम एग्जिस्ट कर रहा है विथ सैडनेस ऑफ मूड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट, तभी हम लोग डायग्नोसिस बनाएंगे या फिर डिप्रेशन बोलेंगे उसको, ठीक है। कुछ स्पेशल सिम्टम्स है, जैसे फर्स्ट है डिप्रेशन विथ साइकोटिक डिसऑर्डर, ये भी हो सकता है, ठीक है। पेशेंट में डिप्रेशन के साथ साथ कुछ साइकेट्रिक इलनेस भी हो सकता है, जैसे साइकेट्रिक इलनेस हम लोग क्या पढ़े साइकोटिक डिसऑर्डर में है, डिल्यूजन पढ़े थे, हेलुसिनेशन पढ़े थे, अभी पढ़े हैं ना हम लोग डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, तो वो भी प्रेजेंट हो सकता है, ये स्पेशल केस है। दूसरा है मूड कॉन्ग्रुएंट, मूड कॉन्ग्रुएंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट, ठीक है। मूड कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंसी मीन्स वेदर थॉट्स ऑफ पेशेंट आर मैचिंग विथ कंटेंट ऑफ डिल्यूजन, मतलब कि जो पेशेंट का थॉट है, ठीक है, वो उसके डिल्यूजन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है दैट इज कॉन्ग्रुएंट, अगर नहीं कर रहा है दैट इज इनकॉन्ग्रुएंट, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोटिक डिप्रेशन, ठीक है। इसी के सीवियर केस को हम लोग साइकोटिक डिप्रेशन भी बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट है एटिपिकल डिप्रेशन क्या होता है। एटिपिकल डिप्रेशन के बारे में हम लोग समझते हैं कि वो क्या चीज़ होता है। रिवर्सल ऑफ बायोलॉजिकल फीचर, इंक्रीज एपेटाइट, वेट, स्लीप। इसमें क्या होता है कि आप इतना याद रखोगे अगर तो एनफ है, ठीक है। भूख बढ़ जाती है, वेट गेन हो जाता है, वेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब भूख बढ़ेगा तो खाना खाएगा, खाना खाएगा तो वेट बढ़ेगा, ठीक है। और स्लीप भी बढ़ जाता है, ठीक है, ये याद रखना। रिवर्सल ऑफ बायोलॉजिकल फीचर, जो हमारा नॉर्मल डे का बायोलॉजिकल फीचर्स है, नॉर्मल सोने का, नॉर्मल खाना खाने का, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें उलट हो जाती हैं। जितना नॉर्मल सोना चाहिए उससे ज़्यादा लोग सो रहा है, ठीक है। जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा खा रहा है, तो दैट इज इंक्रीज एपेटाइट एंड इंक्रीज वेट गेन एंड इंक्रीज स्लीप। मूड रिएक्टिविटी प्रेजेंट, मूड रिएक्टिविटी कहने का मतलब कि उसका मूड तो खराब है, ठीक है, सैडनेस है, डिप्रेस्ड है, लेकिन कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है या कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उसके लाइफ में, तो उससे थोड़ा सा वो इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव्स विथ पॉजिटिव इवेंट्स। ये चीज़ आप याद रखना। अभी इसके बाद वाला टॉपिक आएगा तो उसमें जस्ट इसका अपोजिट मैं बोलूँगा, तो ये डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। लाइफ में कोई भी पॉजिटिव चीज़ होती है या कुछ अच्छा न्यूज़ सुनता है तो उसका मूड थोड़ा सा ठीक होता है, उसका डिप्रेशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। दैट इज मूड रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मतलब फिर से रिएक्टिव हो रहा है। नेक्स्ट है लीडन पैरालिसिस। लीडन पैरालिसिस मीन्स फीलिंग ऑफ हैवीनेस इन लिम्स, लिम्स में, आर्म में, लेग में वो हेवीनेस फील करेगा, ठीक है, फीलिंग ऑफ हैवीनेस इन लिम्स। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल रिजेक्शन। इंटरपर्सनल रिजेक्शन इट मीन्स कि जो पेशेंट है उसको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, बिना बात के गुस्सा आएगा, कोई जोक सुना दिया उस पर गुस्सा आ जाएगा, ठीक है, एकदम एकदम नेग्लिजिबल बात पे भी उसको गुस्सा आएगा, बहुत जल्दी बुरा मान जाएगा, एकदम ही उसका पर्सनैलिटी एकदम चेंज हो जाएगा। इंटरपर्सनल रिजेक्शन, ठीक है। इसको हम लोग एटिपिकल पैरालिसिस भी बोलते हैं कभी कभी, एटिपिकल पैरालिसिस। ठीक है, इस एटिपिकल पैरालिसिस में हम लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं उसका स्पेसिफिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी हम लोग पूरा डिप्रेशन का जो पार्ट है उसके बारे में आगे बात करेंगे कि उसमें क्या ड्रग्स दिया जा सकता है, ठीक है। ये जो एटिपिकल वाला डिप्रेशन है उसके लिए हम लोग SSRI इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, माओ इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं। एक और दवा है TCA, उसका इस्तेमाल पहले होता था, ठीक है,
TCA का इस्तेमाल पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है, क्योंकि इससे अच्छी दवाई आ गई है SSRI, माओ इनहिबिटर्स, है ना। TCA का मतलब ट्राईसाइक्लिक टेट्रासाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक बोलिए, टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो पहले हम लोग ये इस्तेमाल करते थे, अब ये इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सब बेटर है। SSRI एंड माओ इनहिबिटर्स। SSRI अगर बोला जाए तो सेरोटोनिन, सेरोटोनिन क्या, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर माओ इनहिबिटर्स का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, दैट इज माओ इनहिबिटर। ठीक है, अब हम लोग एक और डिप्रेशन देखेंगे जो अभी हम लोग एटिपिकल देखे हैं ना, जस्ट उसका अपोजिट, डिप्रेशन विथ मेलानोकोलिक फीचर्स। मेलानोकोलिक फीचर्स इट मीन्स फीलिंग ऑफ सैडनेस लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत दिन से वो सैड, मतलब सीवियर केस समझ लीजिए। जो एटिपिकल हमने अभी पढ़ा है ना इधर, एटिपिकल डिप्रेसेंट, और मैंने बताया था कि इसका अपोजिट मैं बताऊंगा, जस्ट इसका अपोजिट है, सीवियर फॉर्म है। ये थोड़ा सा माइल्ड है बट वो सीवियर है। ये मेलानोकोलिक फीचर्स अगर हमें मिलता है, दैट इज सीवियर फॉर्म ऑफ एटिपिकल डिप्रेशन। फीलिंग ऑफ सैडनेस लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, सिग्निफिकेंट एनोरेक्सिया इसमें जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। इसमें वेट कम हो जाएगा, इसमें भूख कम हो जाएगा, स्लीप कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें वेट कम हो जाएगा, एपेटाइट कम हो जाएगा, स्लीप भी कम हो जाएगा, ठीक है। लैक ऑफ मूड रिएक्टिविटी, एटिपिकल में हम लोग क्या देखा था, मूड रिएक्टिविटी हो रहा था, पॉजिटिव चीज़ें सुनने पे कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा था, बट यहाँ नहीं होता, यहाँ बिल्कुल नहीं होता, यहाँ एकदम फ्लैट है। एनहिडोनिया, किसी चीज़ में उसको मन ही नहीं लगता है, बिल्कुल एनहिडोनिक हो गया है। लैक ऑफ मूड रिएक्टिविटी, ठीक है। डिप्रेशन वर्स इन मॉर्निंग, जब जिसको इस पेशेंट को सुबह में बहुत तकलीफ होगी, सुबह में बहुत पेन होगा, फीलिंग मिजरी, सुबह में जब उठेगा तो उसको सबसे ज़्यादा दुख होगा, उसको बहुत पेन होगा, बहुत अंदर से गिल्ट फील होगा कि सबसे दुनिया में बुरा इंसान मैं ही हूँ, एकदम ज़्यादा डिप्रेशन। और जैसे जैसे दिन बीतेगा थोड़ा 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 इम्प्रूव करेगा, और फिर सुबह होके वही सीन होगा नेक्स्ट मॉर्निंग। दैट इज डिप्रेशन वर्स इन मॉर्निंग, फीलिंग मिजरी। एक्सेसिव गिल्ट, बहुत ज़्यादा बुरा लगे, बहुत ज़्यादा दुख होगा, बहुत ज़्यादा उसको खुद पे गुस्सा आएगा। और जब बहुत सीवियर डिप्रेशन होगा तो ऑब्वियसली इंक्रीज सुसाइडल रिस्क, ठीक है ना। एक पुरानी क्लासिफिकेशन थी हमारी एंडोजिनस और एक्सोजिनस करके, जो अभी तो इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन 2 पॉइंट है, अगर आप जान लो तो अच्छी बात है। ओल्ड क्लासिफिकेशन, डिप्रेशन विथ कैटाटोनिक फीचर्स, कैटाटोनिक मतलब डिस्ट्रक्टिव, कैटाटोनिक फीचर्स के साथ पुराना वाला क्लासिफिकेशन देखिए। पहला है एंडोजिनस डिप्रेशन। एंडोजिनस डिप्रेशन में क्या होता है भाई, बायोलॉजिकल कॉज, इसमें कोई बायोलॉजिकल कॉज हो सकता है, एनवायरमेंटल कॉज हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक्सोजिनस डिप्रेशन में क्या होता है, एक्सोजिनस में ड्यू टू सम रीजन, बाहर से उसके डिप्रेशन का कोई कारण है, मे बी डाइवोर्स हो सकता है, मे बी सिंगल है वो हो सकता है, मे बी उसके साथ किसी ने कुछ बहुत बुरा किया है, या फिर वो ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाया है, बहुत बड़ा फेलियर है, तो एनीथिंग, कुछ बाहर का रीज़न है उसके साथ, दैट इज एक्सोजिनस डिप्रेशन। और इंडिजिनस मतलब कुछ बायोलॉजिकल, बाहर से कोई कॉज नहीं है, उसके अंदर ही कुछ कॉज है, ठीक है, इंडिजिनस डिप्रेशन। नेक्स्ट है फिजिकल साइंस। ये जरूरी नहीं है कि सब में मिले, मे बी 50% केस में मिलते हैं, लेकिन वो भी बहुत सीवियर केस में। नॉर्मल केस है, माइल्ड मॉडरेट में नहीं मिलेगा, ये सीवियर वाले में मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्या है भाई, वेरागुड फोल्ड। वेरागुड फोल्ड क्या होता है, ट्रायंगुलर फोल्ड ऑन नेजल साइड ऑफ अपर आईलिड। हमारा जो अपर आईलिड है वहाँ पे जो नेजल फोल्ड है, वहाँ पे एक ट्रायंगुलर फोल्ड आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये तो आप क्लिनिकल में समझोगे, हॉस्पिटल में, कॉलेज में, अगर पेशेंट कोई सीवियर डिप्रेशन के साथ आता है तो।
नेक्स्ट है ओमेगा साइन। ओमेगा साइन आपको फोरहेड पे दिख जाएगा, ओमेगा शेप ऑन फोरहेड अबव रूट ऑफ नोज। ओमेगा का क्या साइन होता है आपको पता है ना, दिस ओमेगा साइन। तो इस तरह का कुछ साइन आपको फोरहेड पे मिलेगा पेशेंट के, ठीक है। अदर कॉज ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन में कुछ अदर कॉज भी हो सकता है जो कि वर्थ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये बायोलॉजिकल वाला जो अपना था ना, बायोलॉजिकल कॉज जो अभी हमने पढ़ा है इंडिजीनस वाला, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं बायोलॉजिकल में। न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्बेंस में क्या होगा, सेरोटोनिन का डिफिशियंसी, नॉरएपिनेफ्रिन का डिफिशियंसी, डोपामीन का डिफिशियंसी, इन तीनों का डिफिशियंसी होगा तो फिर डिप्रेशन हो सकता है। इन तीनों का डिफिशियंसी होगा उसको हम लोग बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्बेंसेस। नेक्स्ट है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। हार्मोन का भी डिस्टर्बेंस हो सकता है, जैसे इंक्रीज HPA, 50% केस में ऐसा मिलता है। HPA मीन्स, HPA का मतलब होता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल हार्मोन, ठीक है। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल हार्मोन, तो इन चीज का एक्सेस सिक्रीशन होना, ठीक है, ज़्यादा सिक्रीशन होना हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कैटेगरी में आता है। पहला क्या हो सकता है, कॉर्टिसोल हाइपर सिक्रीशन। कॉर्टिसोल का अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो वो एक कॉज हो सकता है। दूसरा, हम लोग डेक्सामेथासोन सुप्रेशन टेस्ट करके चेक करते हैं कि ACTH का कंडीशन क्या है, CRH का कंडीशन क्या है, और हाँ बस कॉर्टिसोल भी कह सकते हैं, कॉर्टिसोल का कंडीशन क्या है, ये हम लोग चेक करते हैं डेक्सामेथासोन मॉर्निंग टेस्ट से, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि रात में हम लोग पेशेंट को डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन देते हैं एट नाइट। मॉर्निंग में क्या होता है, नॉर्मली, पहले मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, नॉर्मली मॉर्निंग में जो कॉर्टिसोल है उसका जो सिक्रीशन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। कॉर्टिसोल सर्ज होता है उस टाइम में, सुबह के टाइम में हमारा कॉर्टिसोल सर्ज एक पॉइंट आता है जिसपे ACTH भी बढ़ा होता है और CRH भी बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर नॉर्मली केस में डेक्सामेथासोन दिया जाए तो सुबह में जो ये चीज़ इंक्रीज होती है वो इंक्रीज नहीं होगा, इसको ब्लॉक कर देगा, तो ये बढ़ा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। अब पेशेंट में क्या होता है, एबनॉर्मली पेशेंट में जब हम लोग डेक्सामेथासोन देते हैं तो ये तो एबनॉर्मली बढ़ा हुआ है ACTH CRH कॉर्टिसोल, ये तो एबनॉर्मली बढ़ा हुआ है, नॉर्मल तो है नहीं, इसका रिसेप्टर में प्रॉब्लम है ना। तो इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। डेक्सामेथासोन रात में हम लोग देते हैं और सुबह में देखते हैं कि ये ऑलरेडी बढ़ा हुआ है ही, इसको कम हो जाना चाहिए था, इसको बढ़ना नहीं चाहिए था, इसको स्टेबल रहना चाहिए था, बट नहीं होता है। तो दैट इज डेक्सामेथासोन सुप्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है और हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है पेशेंट को। नेक्स्ट है न्यूरो एनाटॉमिकल कंसिडरेशन। न्यूरो एनाटॉमिकल कंसिडरेशन में क्या हो सकता है, देखिए, पहला डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसमें उसका जो डॉर्सोलेटरल साइड है और उसमें जो भी ऑर्गन्स है, ठीक है, उसका एक्टिविटी कम हो जाना। इन सिंपल लैंग्वेज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो फंक्शन है वो कम हो जाता है, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज, एकदम सिंपल लैंग्वेज आप समझो, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो फंक्शन है वो कम हो जाता है, पहला। दूसरा, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एमिगडाला। एमिगडाला एंड अदर लिम्बिक स्ट्रक्चर। दूसरा है बढ़ जाता है, पहला था कम हो जाता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो फंक्शन है वो कम हो जाता है डॉर्सोलेटरल साइड का। और दूसरा क्या है कि एमिगडाला और अदर कोई अगर लिम्बिक स्ट्रक्चर है, हाइपोथैलेमस वगैरह,
तो उसका एक्टिविटी बढ़ जाता है, उसका हाइपर एक्टिविटी हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है उसका एक्टिविटी ऑफ एमिगडाला एंड अदर लिम्बिक स्ट्रक्चर। लास्ट है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स भी कुछ होते हैं, जैसे कि सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन है एक हमारे बॉडी में, सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन, ठीक है, इसके 2 एलील है, एक शॉर्ट एलील है और एक लॉन्ग एलील है। 2 एलील है, शॉर्ट एलील एंड लॉन्ग एलील। अब देखा गया है कि जो शॉर्टर एलील जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसका जो सिम्टम्स होता है वो सीवियर होता है, ठीक है, शॉर्टर एलील वाले का सीवियर सिम्टम्स होता है, और जब सीवियर सिम्टम होगा तो दवा का रिस्पॉन्स भी बैड होगा, बैड रिस्पॉन्स ऑफ RX मीन्स ट्रीटमेंट, बैड रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग। देखा गया जिस पेशेंट में लॉन्ग एलील होते हैं उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा होता है दवा पे, और लेस सीवियर सिम्टम्स होते हैं, लेस सीवियर सिम्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट है एक पॉइंट है हमारा साइकोलॉजिकल थ्योरी। साइकोलॉजिकल थ्योरी में एक है कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव के बारे में हम लोग और अच्छे से आगे पढ़ेंगे, फिलहाल बस अभी आप ये समझो कॉग्निटिव थ्योरी है एक जो एरन बेक के द्वारा दिया गया है, और एरन बेक एक ट्रायड दिए, ठीक है, एरन बेक ने हमें एक ट्रायड दिया, और वो उनका कहना था कि जो पेशेंट होते हैं डिप्रेशन वाले, ठीक है, उनमें ये ट्रायड होता है, ठीक है, मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जो पेशेंट होते हैं डिप्रेशन के, जो पेशेंट होते हैं उनमें यही 3 ट्रायड जो मैं बताऊंगा, वही 3 ट्रायड रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेगेटिव थॉट्स को मेंटेन करने में, ठीक है, समझिए बात। कॉग्निटिव थ्योरी इसी को कहते हैं। एरन बेक थे, उन्होंने एक ट्रायड दिया, और ट्रायड देकर उन्होंने बोला कि एक डिप्रेशन के पेशेंट में नेगेटिव थॉट्स जो मेंटेन हो रखा है, जो ख़त्म नहीं होता है, उसके 3 रीज़न है जिसको बेकन्स ट्रायड हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बेक्स कॉग्निटिव ट्रायड। तो वो 3 रीज़न क्या है? पहला है नेगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ, खुद के बारे में बुरा सोचना, दैट इज़ वर्थलेसनेस, जो कुछ देर पहले भी मैंने बताया था, ठीक है, खुद के बारे में बुरा सोचता है, बोलता है मैं तो कुछ करने लायक ही नहीं हूँ, मेरे पास दिमाग ही नहीं है, मैं फेलियर हूँ, वगैरह वगैरह, खुद के बारे में सिर्फ बुरा सोचना, ठीक है, दैट इज फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस। नेक्स्ट है नेगेटिव व्यू ऑफ इन्वायरमेंटल और अदर्स, सॉरी इन्वायरमेंट एंड अदर्स, दूसरों के बारे में भी वो बुराई सोचता है कि ये दुनिया खराब है, दुनिया मुझे पसंद नहीं करती, मुझे देखना नहीं चाहती, सब लोग खराब है यहाँ पे। तो फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, पहला था वर्थलेसनेस, दूसरा है हेल्पलेसनेस। थर्ड है फीलिंग ऑफ फ्यूचर, सॉरी निगेटिव व्यू ऑफ फ्यूचर, निगेटिव व्यू ऑफ फ्यूचर, भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में भी उसको निगेटिव थॉट्स ही हमेशा आते हैं, दैट इज़ होपलेसनेस, मतलब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा आगे, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म है यहीं पे, ठीक है, दैट इज़ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। और यही एक जो सबसे खतरनाक वाला सिम्टम्स है वो मोस्ट सीवियर है सुइसाइडल रिस्क के लिए। अगर किसी पेशेंट में ये ख्याल आता है कि मैं ज़िंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो उसके मन में क्या आएगा कि अब मेरा इस दुनिया में काम ही नहीं है, क्योंकि मेरे से कुछ होगा ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो फेलियर हूँ, तो इससे अच्छा मैं मर जाऊँ। तो तभी उसके दिमाग में सुइसाइडल थॉट्स आते हैं, ठीक है, तो ये मोस्ट सीवियर सिम्टम्स है, ठीक है। बेक्स कॉग्निटिव ट्रायड पढ़ लिया हम लोग, बेक्स कॉग्निटिव ट्रायड क्या होता है, ठीक है। एक दो पॉइंट है इसी के बारे में, इस ट्रायड के बारे में। पेशेंट बिलीव दैट ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर इवेंट्स, इन इवेंट्स पे पेशेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, पेशेंट इसको चाह के भी रोक नहीं सकता है। लॉस ऑफ मोटिवेशन टू एक्ट, कितना भी आप उसको मोटिवेट कर लो, कितना भी उस बाहर से वो मोटिवेशन ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है, लॉस ऑफ मोटिवेशन टू एक्ट। अब कुछ दवाइयाँ हैं जिनके वजह से डिप्रेशन हो सकती है, तो उस दवाइयों को हम लोग देखते हैं बारी बारी। ड्रग्स दैट कॉज डिप्रेशन, डिप्रेशन एज साइड इफेक्ट, ठीक है, एज साइड इफेक्ट मतलब वो दवाई अगर आप दे रहे हैं तो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा।
पहला दवा है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में कौन कौन सा है? रेजरपाइन, मिथाइल डोपा, बीटा ब्लॉकर। ठीक है, बीटा ब्लॉकर, मिथाइल डोपा एंड रेजरपाइन, ये तीन बहुत ही खतरनाक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है जो सुसाइडल टेंडेंसी, डिप्रेशन टेंडेंसी को बढ़ा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स में भी मेनली ओसीटीज एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये दोनों ही डिप्रेसिव थॉट को बढ़ा सकते हैं, जिसमें एक प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ज़्यादा बढ़ाता है, एस्ट्रोजन उससे थोड़ा कम बढ़ाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा डेंजरस है अगर बोला जाए तो डिप्रेशन के पेशेंट में। नेक्स्ट है इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स भी ज़्यादा ये भी एक ड्रग्स है जो कॉज कर सकता है डिप्रेशन। नेक्स्ट है बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स भी है और एक बेंजोडायज़ेपिन, BJD। ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे? पहले हम लोग करेंगे फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी मतलब ड्रग का इस्तेमाल नहीं, फार्माकोथेरेपी मतलब समझते हैं कि ड्रग को जब इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करना है। ठीक है, दैट इज फार्माकोथेरेपी। ऑनसेट ऑफ एक्शन 3 to 4 वीक्स, 3 से 4 वीक अगर हो गया है पेशेंट के सिम्टम्स का तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे दवा। ठीक है, ऑनसेट ऑफ एक्शन, सॉरी ये नहीं, ये मतलब नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक। ऑनसेट ऑफ एक्शन मीन्स कि जो भी दवा हम लोग देंगे, ठीक है, उस दवा को वर्क करने में 3 से 4 सप्ताह लगेगा स्टार्ट होने में। ठीक है, सॉरी, ऑनसेट ऑफ एक्शन, जो भी दवा आप दोगे उसका एक्शन स्टार्ट होगा 3 to 4 वीक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग्स चूजन ऑन बेसिस ऑफ साइड इफेक्ट। हम लोग को साइड इफेक्ट ध्यान में रखते हुए ड्रग्स चूज करना है। आप देखिए रहो कितना ज़्यादा एंड सीवियर साइड इफेक्ट्स है ड्रग्स के, तो उसका इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना है, साइड इफेक्ट को ध्यान में रख के। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, कितने दिन का दवा होना चाहिए? एटलीस्ट 6 मंथ, कम से कम 6 महीने की तो होनी ही चाहिए। और ड्यूरेशन ऑफ लास्ट एपिसोड, जब भी लास्ट एपिसोड आया है वहाँ से 6 महीने आप काउंट कर लिए, बस उतना आपको देना है मिनिमम। आप अगर 8 महीने 10 महीने देना चाहते हो तो ठीक है, साइड इफेक्ट अगर सॉरी अगर साइड इफेक्ट नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है साइड इफेक्ट के, तो फिर आप थोड़ा लंबा और चला सकते हो, नहीं तो एटलीस्ट 6 मंथ तो आपको चलाना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट। प्रोफाइलैक्टिक में 3 or more एपिसोड्स गिव ड्रग्स। अगर 3 और 3 से ज़्यादा एपिसोड्स आ रहे हैं प्रोफाइलैक्सिस के टाइम में तो दवाई देना है। नेक्स्ट है, और कब दे सकते हैं? तो क्रोनिक डिप्रेशन में भी हम लोग को दवाई देना है। रिड्यूसेस नंबर ऑफ सिवियरिटी, ये करता क्या है? दवाई दोगे आप तो प्रोफाइलैक्सिस में सिवियरिटी को डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिप्रेशन के सिवियरिटी को डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है, अब दवाई हम लोग कौन कौन सा देंगे वो पढ़ते हैं। मेन पार्ट हमारा अब ये ट्रीटमेंट वाला आ गया। पहला TCAs, जो मैंने बताया था, इस्तेमाल अभी भी होता है लेकिन उतना नहीं होता है। अभी SSRI, माओ इनहिबिटर, SNRI वो सब ज़्यादा यूज़ होता है, TCA थोड़ा कम यूज़ होता है, पहले ज़्यादा यूज़ होता था। ठीक है, ट्राईसाइक्लिक टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, ये क्या करता है? सीरोटोनिन ब्लॉकर है ये, सीरोटोनिन ब्लॉकर एंड नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों को ब्लॉक करता है। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं इस दवा के? TCA के एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट, एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट जैसे एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट कौन कौन सा हो गया? हाइपरटेंशन हो गया, है ना, और सिडेशन हो गया। ठीक है, जैसे कि अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 को ब्लॉक करेंगे, मतलब करेंगे क्या, आप TCA दोगे तो ब्लॉक होगा ही, तो वो कॉज करेगा हाइपोटेंशन। H1 इनहिबिटर, हिस्टामिन का रिसेप्टर अगर ब्लॉक हो गया तो सिडेशन होगा। ठीक है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 कौन सा है? एड्रिनर्जिक रिसेप्टर है ना, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर अगर ब्लॉक होगा तो हाइपोटेंशन होगा, हिस्टामिन का रिसेप्टर अगर ब्लॉक होगा तो सीडेशन होगा। ठीक है, दैट इज एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट। नेक्स्ट है कार्डियक साइड इफेक्ट। कार्डियक में सोडियम चैनल भी ब्लॉक हो जाएगा, दैट इज एरिथमिया कॉज करेगा। कार्डियक सोडियम चैनल ब्लॉकर, एरिथमिया। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा दवा है तो दवा हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। एमिप्रामीन, डेसिप्रामीन, ट्राइमिप्रामीन
एमिट्रिप्टलीन, नॉरट्रिप्टलीन, प्रोट्रिप्टलीन, एमोक्सापिन, डॉक्सीपिन, मैप्रोटिलीन, क्लोमिप्रामीन, ठीक है। चलिए एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। इमिप्रामीन, डेसिप्रामीन, ट्राइमिप्रामीन, एमिट्रिप्टलीन, नॉरट्रिप्टलीन, प्रोट्रिप्टलीन, एमोक्सापिन, डॉक्सीपिन, मैप्रोटिलीन, लोमिप्रामीन एंड लास्ट वन क्लोमिप्रामीन, ठीक है। इनका क्या काम है अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन को ब्लॉक करता है, लेकिन ये दवा डोपामीन को भी ब्लॉक करता है, ठीक है। टीसीए में मेनली क्या होता है, टीसीए में मेनली मैंने बताया था सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को ब्लॉक करता है, लेकिन ये सारा जो दवा है वो सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन सब डोपामीन को भी ब्लॉक करता है। अभी इसके बाद मैं एक बताऊंगा जो स्पेशली सीरोटो सेलेक्टिव होगा एंड नॉरएपिनेफ्रिन सेलेक्टिव होगा। बस ये देखिए स्टार्टिंग से दो चीज़ें समझिए। जो टीसीएज वाला दवा है उसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि वो सीरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन को ब्लॉक करता है, इसका जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करता है, ठीक है। ये हो गया पहली बात। दूसरा मैंने ये बोला कि यहाँ पे जो दवा है सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन को तो करता ही है ब्लॉक, साथ में डोपामीन को भी करता है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा बात है। नेक्स्ट है क्लोमिप्रामीन, जो अभी मैंने पढ़ा है डेसिप्रामीन। तो क्लोमिप्रामीन सीरोटोनिन सेलेक्टिव है, सीरोटोनिन को ब्लॉक करता है, सिर्फ सीरोटोनिन को ब्लॉक करता है, डोपामीन को नहीं करता है, नॉरएपिनेफ्रिन को नहीं करता है। और डेसिप्रामीन है वो नॉरएपिनेफ्रिन को करता है, सीरोटोनिन और डोपामीन को नहीं करता है, ठीक है। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट हम लोग देखते हैं। साइड इफेक्ट थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को ध्यान में रख के हमें ड्रग डिसाइड करना होता है। पहला साइड इफेक्ट है एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक्स में क्या हो सकता है, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक्स में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, ठीक है। ब्लड विजन हो सकता है, ग्लोकोमा हो सकता है, अगर बहुत सीवियर होगा तो बीपीएच हो सकता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, ठीक है। एक बार फिर से फटाफट रिपीट कर देता हूँ, अगर आप नोट कर रहे हो तो कर सकते हो। कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, ब्लड विजन, यूरिनरी रिटेंशन, ग्लोकोमा, बीपीएच, ठीक है। तो इन पेशेंट में हमें ये दवा देनी भी नहीं है, जिसमें पहले से बीपीएच प्रेजेंट है, ग्लोकोमा प्रेजेंट है, उसमें ये दवा नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, पोस्टरल हाइपोटेंशन, ठीक है। तो पोस्टरल हाइपोटेंशन इसका सबसे स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट है सोडियम ब्लॉकेज। सोडियम ब्लॉकेज कार्डियक वाला मैंने बताया था, सोडियम चैनल ब्लॉक कर देंगे एरिथमिया होगा, ठीक है। एरिथमिया में टैकीकार्डिया हो सकता है, क्यूटी इंटरवल का प्रोलॉन्गेशन हो सकता है, ठीक है। ये हो गया सोडियम ब्लॉकर। नेक्स्ट ट्रीमर हो सकता है, सीजर्स हो सकता है, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को अगर ब्लॉक करते हैं तो उसके वजह से ट्रेमर होगा और सीजर्स होगा। नेक्स्ट है H1 ब्लॉकर। H1 ब्लॉकर को अगर हम लोग बंद करेंगे तो सीडेशन होगा, ठीक है। हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करने से सीडेशन होगा। नेक्स्ट है वेट गेन, ये तो होता ही है वेट गेन। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, इंक्रीज प्रोलैक्टिन, ठीक है। ये भी होगा इंक्रीज प्रोलैक्टिन, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, तो इसके वजह से इंक्रीज प्रोलैक्टिन होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, मेल में इंपॉर्टेंस हो जाएगा, फीमेल में एमिनोरिया हो सकता है, फिर मेल में गायनिकोमैस्टिया हो सकता है, गैलेक्टोरिया हो सकता है ना, गैलेक्टोरिया हो सकता है, गायनिकोमैस्टिया हो सकता है, एमिनोरिया हो सकता है, इम्पोर्टेंस हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट 3 जो दवा है एमोक्सापिन, इमिप्रामीन, क्लोमिप्रामीन, इसके बारे में 2-3 पॉइंट हमें इम्पोर्टेंटली जानना है। जो एमोक्सापिन है ये D2 ब्लॉकर है, ठीक है, स्पेसिफिक D2 ब्लॉकर एमोक्सापिन, जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट भी करता है, ठीक है।
जब मैंने इससे पहले बताया था तो मैंने बताया था एमोक्सापिन जो है वो सीरोटोनिन ब्लॉकर भी है, नॉरएपिनेफ्रिन ब्लॉकर भी है एंड डोपामीन ब्लॉकर भी है। तो ठीक है, वो है सीरोटोनिन ब्लॉकर, नॉरएपिनेफ्रिन ब्लॉकर, डोपामीन ब्लॉकर, लेकिन ये डोपामीन को जब ब्लॉक करता है तो पिरामिडल साइड इफेक्ट, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट कॉज करता है, दैट इज इंक्रीज एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट प्लस प्रोलैक्टिन। ठीक है, जब भी ये D2 को ब्लॉक करेगा तो ये दोनों कॉज यहीं से आएगा, ड्यू टू डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकर, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ये एमोक्सापिन का स्पेशल केस है। नेक्स्ट है एनिप्रामिन का स्पेशल केस क्या हो सकता है? नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस इससे होता है। नेक्स्ट है क्लोमिप्रामिन हम लोग यूज़ करते हैं स्पेशली ओसीडी में। क्यों यूज़ करते हैं? तो भैया सीरोटोनिन ब्लॉकर है और जो ओसीडी के पेशेंट होते हैं उसमें हम लोग को का जो मेन एम होता है वो सीरोटोनिन को ब्लॉक करना ही होता है। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं ओसीडी में, लेकिन एज ए साइड इफेक्ट हमको इसमें क्लोमिप्रामिन में देखने को मिलता है। ठीक है, ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है टीसीए टॉक्सिसिटी। टीसीए वो तो टीसीए का साइड इफेक्ट था, लेकिन अगर साइड इफेक्ट से भी हम लोग नहीं समझे और दवा देते चलेगा तो टीसीए क्या कॉज कर सकता है, टीसीए का टॉक्सिसिटी होगा तो क्या होगा? पहला है सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होगा? पोस्टल हाइपरटेंशन होगा, ठीक है, टैकीकार्डिया होगा, चेस्ट पेन होगा, क्यूटी इंटरवल का प्रोलॉन्गेशन होगा, एरिदमिया होगा। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में डैमेज करेगा तो होगा। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, कन्वर्जन होगा, अल्टर्ड सेंसोरियम होगा। ठीक है, ये सीएनएस को अफेक्ट करेगा तो होगा। एएनएस को अफेक्ट करेगा तो फिर क्या होगा? एएनएस को अफेक्ट करेगा तो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट यहीं से आता है, एएनएस से। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, ब्लड विजन, यूरिनरी रिटेंशन, जो मैंने बताया ग्लोकोमा, बीपीएच, ये सब यहीं से आएगा, एएनएच से। अल्फा ब्लॉकर होगा, अल्फा ब्लॉकर में फिर क्या होगा? अभी हम लोग ने पढ़ा अल्फा ब्लॉकर में पोस्टल हाइपोटेंशन वगैरह होगा ना अल्फा ब्लॉकर में, तो फिर से वही चीज़ आ गया। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्टामिन ब्लॉकर। हिस्टामिन अगर ब्लॉक होगा, हिस्टामिन का रिसेप्टर अगर ब्लॉक होगा तो फिर क्या होगा? वेट गेन होगा, सीडेशन होगा, वेट गेन होगा, सीडेशन। ठीक है, और हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया अभी मैंने बताया, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया होगा तो इम्पोर्टेंस होगा, गैलेक्टोरिया होगा, एमिनोरिया होगा, है ना, गायनिकोमैस्टिया होगा। नेक्स्ट है एक और इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ईसीजी चेंजेस। इसको हमको ध्यान रखना होता है। ईसीजी अगर गड़बड़ हुआ तो पेशेंट फिर बहुत डेंजरस सिचुएशन में जा सकता है, तो इसको मॉनिटर करना बड़ा ज़रूरी है ईसीएच को। ठीक है, तो ईसीएच चेंजेस में क्या होगा? पीआर, क्यूआर एंड क्यूटी प्रोलॉन्ग, जो अभी मैंने बताया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मैं बताया था ना, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होगा, एरिथमिया होगा, दैट इज हियर ईसीजी चेंजेस। ईसीजी चेंजेस हमको मिलेगा, ये इसी का पार्ट सीवीएस का, पीआर प्रोलॉन्गेशन, क्यूआरएस प्रोलॉन्गेशन एंड क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। ठीक है, एवी ब्लॉक हो जाएगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, एवी ब्लॉकेज। राइट एक्सिस डेविएशन, जब एवी ब्लॉकेज होता है तो राइट एक्सिस डेविएशन है। तो ये चीज़ हम लोग मेनली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे मेडिसिन में, मेडिसिन के चैप्टर हार्ट में। ठीक है, तो भाई फिलहाल आप इसको रट के याद कर लो, राइट एक्सिस डेविएशन होगा, एवी ब्लॉकेज होगा। नेक्स्ट है क्यूआरएस मोर देन 100 मिली सेकेंड। क्यूआरएस कम्प्लेक्स जो होता है वो 100 मिली सेकेंड से ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करेंगे? इसको ठीक करने के लिए, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा टॉक्सिसिटी हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग अल्कलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। अल्कलाइन करना होता है, ठीक है, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं अल्कलाइजेशन के लिए, एक्चुअली अल्कलाइनाइजेशन। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया। नेक्स्ट है SSRI।
सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर। सेलेक्टिव सेरोटोनिन है तो ऑब्वियसली सेरोटोनिन को ब्लॉक करेगा, सेरोटोनिन रीअपटेक को ब्लॉक करेगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन फॉर डिप्रेशन एंड ऑल्सो फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर। देखिए ये फर्स्ट लाइन ड्रग है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी डिप्रेशन के पेशेंट में। एंजाइटी डिसऑर्डर का भी कोई पेशेंट है तो हम लोग फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एसएसआरआई ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिलहाल उसको भूल जाइए, आप डिप्रेशन याद रखो, इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन के पेशेंट में हम लोग पहले इस्तेमाल करते हैं सबसे फर्स्ट में एसएसआरआई। उसमें भी कौन कौन सा दवा इस्तेमाल करते हैं? फ्लॉक्सेटिन, फ्लूवोक्सामिन, सिटैलोप्राम, इसिटैलोप्राम, सर्टालिन, पैरोक्सिटिन एंड विलाजोडोन। ये 7 दवा है, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? साइड इफेक्ट जो हम लोग अभी पढ़े हैं मोस्ट ऑफ ऑल उधर से ही है, लेकिन एक जो स्पेशल है, जैसे जीआई साइड इफेक्ट। जीआई साइड इफेक्ट में आपको सबको पता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है ना, तो जीआई साइड इफेक्ट ये होगा। सेक्सुअल डिस्फंक्शन, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन में क्या हो सकता है? पुअर इरेक्शन हो सकता है, डिलेड इजेकुलेशन हो सकता है, लिबिडो हो सकता है, ठीक है ना। ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म दवा अगर खाते हैं ना तो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट में ये सब देखा जाता है, बहुत लॉन्ग टर्म। ये जनरल नहीं है, बहुत रेयर है और बहुत लेट सिम्टम्स है सेक्सुअल डिस्फंक्शन, ठीक है। देन है क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन, अभी मैंने बात की 2-3 बार। नेक्स्ट है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्वेटिंग हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, इंसोम्निया, सीडेशन, सीजर्स, स्पेशली सीजर्स वगैरह याद रखना है आपको, इमोशनल ब्लंटिंग और एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट बताया था ना, एक्स्ट्रा पिरामिडल ईपीएस, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट। अभी हमने पढ़ा एंटीकोलिनर्जिक के बारे में इतना सारा। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन, यूरिनरी टेंशन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है हेमाटोलॉजिकल साइड इफेक्ट। हेमाटोलॉजिकल साइड इफेक्ट में क्या हो सकता है? प्लेटलेट एग्रीगेशन को ये इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। डिक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट वेट गेन, जो आपको नींद में भी ज़्यादा पता होता है। नेक्स्ट है हाइपोनाइट्रीमिया, सोडियम चैनल का सोडियम का कम हो जाना, हाइपोनाइट्रीमिया, बॉडी में सोडियम का कम हो जाना। तो कुछ इसमें स्पेशल केस है जो आपको याद रखना पड़ेगा। एक हेमाटोलॉजिकल वाला इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट करने का मतलब नहीं, अलग है। बाकी एंटीकोलिनर्जिक तो आपको याद रहेगा, वेट गेन याद रहेगा क्योंकि वो कॉमन है, पहले से आ रहा है। हेमाटोलॉजिकल आपको याद रखना होगा, हाइपोनाइट्रीमिया याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और आपको सेक्सुअल डिस्फंक्शन याद रखना पड़ेगा और जीआई तो आपको नींद में भी याद रहेगा। बाकी सीएनएस या क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन एंड एंटीकोलिनर्जिक ये पहले से चला आ रहा है तो ये चीज़ याद रहेगा ही। नेक्स्ट एक नया दवा आया है जिसको हम लोग बोलते हैं वोर्टिऑक्सेटिन। वोर्टिऑक्सेटिन कैसे लिख दूंगे? वोर्टिऑक्सेटिन, ठीक है, वोर्टिऑक्सेटिन नया दवा है। ये भी स्पेशली सीरोटोनिन अपटेक ब्लॉकर है, सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ठीक है। इसका कुछ स्पेशल फीचर्स है। जो सीरोटोनिन का रिसेप्टर है 5-HT1A, ठीक है, 5-HT1A जो है उसको ये ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है। वो एगोनिस्ट रहता है, उसके साथ वो एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? उसको ब्लॉक ना करना, ठीक है, उसके काम को बढ़ाना, ठीक है, दैट इज एगोनिस्ट। और एंटागोनिस्ट का उसके काम को बंद कर देना। तो ये 5-HT1A के साथ एगोनिस्टिक बिहेवियर रखता है, दैट इज एगोनिज्म। नेक्स्ट है 5-HT1B के साथ ये पार्शियल एगोनिज्म का बिहेवियर रखता है, ठीक है। आधा ब्लॉक करता है, आधा खुला हुआ छोड़ता है, आधा का इसका डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, आधा का ऑब्स्ट्रक्टिव बिहेवियर, आधा का ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं, डिस्ट्रक्टिव एंड क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव कॉन्स्ट्रक्टिव, मतलब कॉन्स्ट्रक्टेड, एक आधा उसका रहेगा डिस्ट्रक्टिव और आधा रहेगा कॉन्स्ट्रक्टिव। तो पार्शियल एगोनिज्म ये वैसे भी आपको डिटेल में पता होगा फार्माकोलॉजी से, ठीक है। नहीं पता है तो फार्माकोलॉजी जब पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है।
तो 5-HT1A के साथ एगोनिस्टिक बिहेवियर है, 5-HT1B के साथ इसका पार्शियल एगोनिज्म वाला बिहेवियर है, पार्शियल एंटागोनिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है, पार्शियल एंटागोनिज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि आधा आधा है, दोनों में से जो बोलना है आप बोलेंगे। और फुल्ली एंटागोनिज्म है इसका 5-HT3 के साथ, 5-HTD के साथ, सॉरी 5-HT1D के साथ, 5-HT7 के साथ, इन 3 के साथ इसका फुल्ली एंटागोनिस्टिक बिहेवियर, फुल्ली इसको ब्लॉक करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेरोटोनिन सिंड्रोम, एक कंडीशन है सेरोटोनिन सिंड्रोम की, अगर हम सेरोटोनिन को ज़्यादा देर, सेरोटोनिन रिसेप्टर को ज़्यादा देर तक ब्लॉक कर देते हैं, ज़्यादा दिन तक ब्लॉक कर देते हैं, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, दैट इज सेरोटोनिन सिंड्रोम, ठीक है। इंक्रीज प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ सेरोटोनिन, सेरोटोनिन का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा। स्पेशली ये कब देखा जाता है, ठीक है, स्पेशली ये तब देखा जाता है जब SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर को माओ इनहिबिटर के साथ दिया जाता है, ठीक है। स्पेशली ये इसका सेरोटोनिन सिंड्रोम नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि SSRI को जब हम लोग MAO इनहिबिटर मतलब माओ इनहिबिटर के साथ देते हैं तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाता है, ठीक है। दोनों को एक साथ में हम ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को एंड सेरोटोनिन के रिसेप्टर को, दोनों को एक बार में ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है। मैनिफेस्टेड व्हेन SSRI गिवन विथ माओ इनहिबिटर, और इसमें कौन कौन सा दवाई हम लोग देते हैं, ट्रिप्टोफान है, लिथियम है, ये दोनों ही क्या करता है, सेरोटोनिन के ब्लॉक, सेरोटोनिन के रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को भी ब्लॉक करता है, ठीक है, इसके भी रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और इसका और साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, डायरिया होगा, डायरिया होगा, उसके बाद मायोक्लोनस होगा, मायोक्लोनस जर्क, सीजर टाइप का, एपिलेप्सी टाइप का, हाइपरफ्लेक्सिया होगा, रिजिडिटी होगा, टेम्परेचर इंक्रीज, हाइपोथर्मिया होगा, सीजर होगा, डेलीरियम होगा, कोमा एंड फाइनली डेथ भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग दवा क्या देते हैं, सिप्रोहेप्टाडिन, सिप्रोहेप्टाडिन हम लोग ऐसे डेंजरस और ऐसे इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, प्लस सपोर्टिव केयर, इसके साथ हम लोग सपोर्टिव केयर देते हैं, लेकिन मेन दवाई याद रखना है आपको सिप्रोहेप्टाडिन, ठीक है। अब है हमारा SNRI, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर इनहिबिटर, ठीक है, SNRI। इसमें 4 दवाई है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं पहला है वेनलाफैक्सिन, दूसरा है ड्यूलॉक्सेटिन, तीसरा है मिलनासिप्रिन, तीसरा है लीवोमिलनासिप्रिन, ठीक है, ये 4 दवाई याद रखना। ये क्या करता है, सेरोटोनिन को तो ब्लॉक करता ही करता है, प्लस नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है, ठीक है। SNRI मीन्स यहाँ पे सिलेक्टिव नहीं है, यहाँ पे ये है सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर ब्लॉकर, वहाँ पे SSRI का मतलब था सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर, यहाँ पे सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर ब्लॉकर, वेनलाफैक्सिन, ड्यूलॉक्सेटिन, मिलनासिप्रिन एंड लीवोमिलनासिप्रिन, ठीक है। सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर रीअपटेक या फिर रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ठीक है। इस दवाई का हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं, जब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाता है पेशेंट का, बहुत ज़्यादा, उसमें इस्तेमाल करते हैं। बेटर रिजल्ट इन सीवियर केसेस, बहुत सीवियर केस में इसका रिजल्ट अच्छा होता है। नॉर्मली में तो हम लोग SSRI इस्तेमाल करते हैं जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ये सीवियर केस में इस्तेमाल करते हैं। इसका साइड इफेक्ट कुछ खास नहीं है, 2 है, हाइपरटेंशन और एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट है, तो इसका साइड इफेक्ट भी कम है, लेकिन इसको हम लोग इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं करते, ठीक है। एक और टॉपिक है डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम। डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम का मतलब किसी पेशेंट को 6 महीने, साल भर, 2 साल तक दवाई हम लोग दिए, ठीक है, उसके बाद अचानक से अगर दवा को हम लोग रोकते हैं तो उस पेशेंट में क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, दैट इज डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम। डिसकंटिन्यूएशन मतलब ड्रग्स का डिसकंटिन्यूएशन जब हम लोग करेंगे तो फिर उसमें क्या देखने को मिलेगा। ऑन
सडन स्टॉपेज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, वही बात। तो इसका एक आपको निमोनिक याद रखना है, फिनिश, FINIS, फिनिश, बस ये याद रखिएगा, आपको सब याद रहेगा। F for flu-like symptoms, I for insomnia, N for nausea, I for imbalance, S for sensory disturbance, H for hyperarousal, that is anxiety, irritability, ठीक है, imbalance means vertigo। तो ऐसे ही याद रहेगा, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। Flu-like symptoms, insomnia, nausea, imbalance like vertigo, sensory disturbance, and hyperarousal means anxiety or irritability, ठीक है। देखिए ये ME नहीं है एक्चुअली, ये मोस्ट कॉमन है। ये जो सिम्टम्स है ये किस ड्रग के साथ ज़्यादा होता है? मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विथ वेनिलाफैक्सिन। वेनिलाफैक्सिन के साथ ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। वेनिलाफैक्सिन को जब हम लोग सडन स्टॉप करते हैं तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। पैराक्सिटिन के साथ भी देखने को मिलती है, फ्लूवॉक्सामिन के साथ भी देखने को मिलती है, लेकिन अगर एग्जाम में एक आंसर पूछा जाए तो दैट इज़ वेनिलाफैक्सिन। वेनिलाफैक्सिन सबसे ज़्यादा देखी जाती है। और उसके बाद अगर अदर चॉइसेस हैं तो पैरोक्सिटिन भी हो सकता है एंड फ्लूवॉक्सामिन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है माओ इनहिबिटर्स। माओ इनहिबिटर्स में हम लोग, एक होता है माओ बी, एक होता है माओ ए जो सेरोटोनिन को भी ब्लॉक करता है, नॉरएपिनेफ्रिन को भी ब्लॉक करता है, डोपामीन को भी ब्लॉक करता है, तीनों को ब्लॉक करता है। एक है माओ बी जो सिर्फ सेरोटोनिन को ब्लॉक करता है, ओनली सेरोटोनिन, दैट इज सिलेक्टिव, और ये तीनों को करता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सा दवाई है। एक है फेनिलजिन, एक दवाई है ट्रेनाइल सैप्रोमिन, एंड नेक्स्ट है आइसोकार्बोक्साजिड। इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? इसका साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, चीज़ लाइक रिएक्शन, जो एग्जाम में आए दिन पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी में भी पूछा जाता है। चीज़ लाइक रिएक्शन होता है इसका। चीज़ लाइक रिएक्शन मतलब किसी भी फूड में अगर टायरामीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है जो कि चीज़ में ज़्यादा होता है, इसलिए इसका नाम है चीज़ लाइक रिएक्शन। टायरामीन एक ऐसा एंजाइम है जो चीज़ में ज़्यादा होता है। अदर कोई भी फूड में अगर ये चीज़ ज़्यादा है, टायरामीन ज़्यादा है, तो वो क्या करता है कि माओ इनहिबिटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। माओ इनहिबिटर के साथ रिएक्ट करता है और ये कर देता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये पेशेंट का हाइपरटेंसिव क्राइसिस करवाता है, जिसको ठीक करने के लिए हम लोग फेंटोलामीन देते हैं, ठीक है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस को ठीक करने के लिए फेंटोलामीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा खत्म हुआ है माओ इनहिबिटर। अब आज का वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, फिर उसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, आगे एंटीसाइकोटिक्स पढ़ेंगे, फिर बाइपोलर डिसऑर्डर और पढ़ेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो आई थिंक एक वीडियो और आएगा, हो जाना चाहिए उसमें ख़त्म। आज का यहीं पे, ठीक है। फिर कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।